हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ही तंग आई हुई थी। ये भी कोई जिंदगी थी? पहले पूरे दिन घर के कामकाज करते रहो, फिर बच्चों को संभालो और फिर नंद साहिबा जो हर तीसरे दिन यहाँ पर बुरा जमा हो जाते थे, इसकी भी खातिरदारी करो। बात सिर्फ खातिरदारी तक रहती तो ठीक था। नंद को हर बात में नुक्ताचीनी करने की आदत थी। हर बात पर रोकना टोकना वो अपना फर्ज समझती थी। मुझे कमअक्ल और अपने आप को अक्ल समझती थी। मुझे अपनी नंद की इन आदतों से सख्त चिढ़ थी। जब घर में आती तो मुझे एक अजीब सी टेंशन होने लगती थी। जब कभी कुछ दिनों के लिए वो यहाँ रहने के लिए आती थी तो मैं तो जैसे सूली पर लटक जाती थी और उसके जाने पर शुक्र अदा करती थी। अब की बार उसका क्याम काफ़ी तवील था। उससे चंद महीने अब यहीं पर रहना था, मतलब कि अब मैंने काफ़ी वक्त तक इस अजाब को झेलना और बर्दाश्त करना था, और ये मेरी हिम्मत से ऊपर वाला काम था। मैंने पहले अपनी सास से बातों बातों में पूछा कि ये कब तक यहाँ पर रहेंगी। वो तो जैसे मुझसे लड़ने के लिए ही तैयार बैठी थी। हाँ, मेरी बेटी तुम्हारी निगाहों में खटकती है, इसके आने से तुम्हें इसके जाने की फिक्र लग जाती है। इस बात पर तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। मैं तो ये बात बोलकर पछताई। इतने में मेरे शौहर भी घर आ गए और उन्होंने आते ही जब घर में शोर की आवाज़ सुनी तो पूछा कि क्या हुआ है। मुझसे पहले तो मेरी सास बोल पड़ी और एक की चार लगाकर मेरे शौहर को बताया। उन्होंने भी मुझे गुस्से से देखा, मगर यह गनीमत था कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा थके हुए थे। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और आराम करने के लिए कमरे में चले गए। मेरी सास को इस बात पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि मेरे शौहर ने मुझे डांटा क्यों नहीं। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगी कि इसने ही अपनी बीवी को इतनी शय दी हुई है कि वो हमारे सर पर नाचना शुरू हो गई है। और मैं सोच रही थी कि मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, मैं तो बेदाम गुलाम की तरह इन लोगों की उंगलियों पर नाच रही हूँ, इनका हर हुक्म बजा ला रही हूँ। फिर भी इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है और ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं फिर अपना काम खत्म करने के बाद बगैर खाना खाए अपने कमरे में चली गई। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे शौहर सो चुके थे। वो अपने घर वालों के साथ खाना खा चुके थे। मेरी शुरू से ये रूटीन थी कि घर वालों को गरम गरम चपातियाँ खाने की आदत थी और मैं साथ साथ रोटी पकाती थी। साथ साथ ये लोग खाना खाते रहते थे और मैं खाना सबसे आखिर में और अकेले खाती थी। मुझे घर वालों के रवैये पर हैरत नहीं होती थी, क्योंकि ससुराल वाले अमूमन इस तरह के होते हैं। हैरत तो मुझे अपने शौहर के रवैये पर थी। वो तो मेरा शरीके हयात था और उससे भी मेरी परवाह नहीं थी। शौहर को तो मेरा ख्याल होना चाहिए था, मेरा साथ देना चाहिए था। घर में मेरी सास की हुकूमत चलती थी, वो जो कहती थी वही होता था। इनका हुक्म हरफे आखिर था। और सास के बाद मेरी नंद थी जो इस घर में किसी मलका की तरह रहती थी। अपने ससुराल में कम और मैके में ज़्यादा रहती थी। इसके 4 बच्चे थे जो पूरे घर में उधम मचाए रखते थे, पूरा दिन घर में गंद फैलाए रखते थे और मैं पूरा दिन ही घर में सफाई सुथराई में लगी रहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा कोफत का सामना करना पड़ता था। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, मगर मैं ये शिकायत किसी के साथ भी नहीं कर सकती थी। मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं था। शौहर भी मेरी कोई बात नहीं सुनता था। वो कहते थे जैसे मेरी माँ कहती है वैसे ही किया करो। मुझे बस अपने घर में सुकून चाहिए। मैं किसी भी किस्म का लड़ाई झगड़ा अपने घर में नहीं चाहता। और मैं ये सोचना शुरू हो जाती थी, मेरे सुकून और आराम का क्या मुझे सुकून और आराम की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं बस आंखों में आंसू भर के रह जाती थी। अब मुझे पता चला था कि मेरी नंद का क़याम इस बार तवील है और ये चंद महीने तक यहीं पर रहेगी। और मुझे ये सुनकर अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे यहाँ पर 2 साल हो गए थे और 2 साल में ये 2 बार देख रही थी कि मेरी नंद का जब भी हमल होने वाला होता वो चंद दिन पहले यहाँ पर आ जाती थी और फिर 5 महीने के बाद ही उसका बच्चा पैदा हो जाता था और वो बच्चा किसी भी औलाद औरत के हवाले कर दिया करती थी। और मैं इस बात पर हैरान हो जाया करती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब एक से दूसरी बार ये मामला हुआ तो मैंने अपनी सास से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने मुझे डबट कर खामोश करवा दिया और कहा कि मेरी बेटी एक बहुत ही नेक औरत है, इस पर अल्लाह का खास करम है, इसलिए ये जल्दी माँ बन जाती है। हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं होता। 2 साल हो गए शादी को और अभी तक तुम ऐसे ही खाली गोद फिर रही हो। ये बात तो मुझे गोली की तरह लगी थी। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोई थी। कितने ही पल तो मुझे यकीन नहीं आया था कि जिस बात पर मेरा कोई इख्तियार नहीं, जो मामला सरासर रब के हाथ में है, इस मामले में कोई मुझे कैसे ताने दे सकता है। और अब तीसरी बार मेरे घर में ये मामला हो रहा था कि वो हामला होने के बाद यहाँ पर आई थी और अब उसका क़याम घर में हो चुका था। मैं इस मामले में अपने शौहर के साथ भी बात नहीं कर सकती थी। मैं उनसे कैसे ये बात कहती कि आपकी बहन इतनी जल्दी माँ कैसे बन जाती है। और अब तो मुझे हैरत हो रही थी कि वो कहीं से भी हामला नजर नहीं आ रही थी। और फिर चंद महीने के बाद वो एक कमरे में बंद हो गई
और दाई को भी बुलवा लिया और कमरे में सिर्फ मेरी सास गई थी। और फिर काफ़ी देर के बाद वो लोग कमरे से निकले तो मुझे पता चला कि मेरी नंद का बेटा हुआ था और उसने किसी बेऔलाद औरत को बेच दिया। ये तमाम बातें मेरे लिए हैरान कुन थी। पहली बात तो ये मेरे लिए हैरत का बायस थी कि वो इतनी जल्दी माँ कैसे बनती है, और दूसरी हैरत की बात ये थी कि वो अपना बच्चा किसी और को कैसे दे सकती है। मगर कोई ऐसा नहीं था जो मुझे मेरे सवालों का जवाब देता। मैं अब रो रो कर अपने रब से दुआ मांगती थी कि अल्लाह मेरी गोद जल्दी हरी कर दे। और फिर मेरे रब ने मेरी सुन ली और मैं भी हामला हो गई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरा शौहर भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ था, मगर न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी सास को कोई खुशी नहीं हुई। वो इस खबर पर बिल्कुल बेतासुर रही थी। फिर मैं भी जल्द ही एक बेटे की माँ बन गई और मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मसरूफियात में इजाफा हो गया था। मैंने ज़िंदगी में बहुत से गम देखे थे और बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की थीं। मैं छोटी सी थी और जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया था और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, मेरी सौतेली माँ मुझसे सारा दिन घर के कामकाज करवाती रहती थी। और जब शाम को अब्बू घर आते तो उससे मेरी शिकायतें लगाकर उससे भी डांट पड़वाती थी। स्कूल से वापस आने के बाद वो मुझे स्कूल का काम भी नहीं करने देती थी और कितने ही काम उसने मेरे लिए रखे हुए होते थे। मुझे पढ़ने का भी कोई भी वक्त नहीं मिलता था। जब मैं अब्बू से इस बारे में कोई बात करने की कोशिश करती, उल्टा अब्बू भी मुझे डांटने लगते थे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतनी अच्छी औरत पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें इससे अपनी माँ समझना चाहिए, तुम्हारी माँ है ये, इसकी इज्जत किया करो, इसकी हर बात माना करो। और फिर मेरी सौतेली माँ भी आंखों में आंसू भरकर कहती कि मैं तो इससे अपनी बेटी समझती हूँ, मगर ये मुझे अपनी माँ नहीं समझती और मैं उसकी मक्कारी पर खामोश होकर रह जाती थी। फिर एक दिन अब्बू को इसके बारे में पता चल ही गया था। मैं मैट्रिक में थी और मेरे मैट्रिक के पेपर हो रहे थे और इस दिन अब्बू मामूल से ज़्यादा जल्दी घर आ गए थे। घर का दरवाज़ा खुला था और मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत बुरी तरह से मार रही थी और साथ साथ मेरी मरी हुई माँ को गालियाँ भी दे रही थी। अब्बू अगर ये सब अपनी आंखों से ना देखते तो उन्हें यकीन ना आता, मगर अब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था तो उन्हें अपनी आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं आया था। उनका सारा एतमाद भी टूट चुका था। इसके बाद उन्होंने मेरी सौतेली माँ को कहा कि आज के बाद अगर मेरी बेटी पर हाथ उठाया या इस पर किसी भी किस्म का जुल्म किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद इसका रवैया मेरे साथ थोड़ा सा बेहतर तो हुआ, मगर वो मुझे तकलीफ़ देने से बाज नहीं आती थी और घर के सारे काम भी मुझसे करवाती थी। मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। अगर अब्बू ये बात कहते कि इससे काम कम करवाया करो तो वो कहती कि घर के काम करवाना तो मेरी मजबूरी है, अगर इसे खानादारी नहीं सिखाऊंगी तो आगे जाकर क्या करेगी। ससुराल वाले कहेंगे कि सौतेली माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। वो बड़ी चालाकी से सारी बात मुझ पर डाल दिया करती। तो फिर अब्बू खामोश हो जाते थे और इनकी बात के कायल हो जाते थे। मगर इस सारे चक्कर में मुझे पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था और मेरी पढ़ाई में बहुत कम नंबर्स आते थे। फिर वो अब्बू से कहती, इसका तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इसके साथ इसकी लड़की के इतने अच्छे नंबर आए हैं मगर इसके सबसे नंबर कम हैं। तब अब्बू बड़ी मायूसी से मेरी तरफ देखते। इनका बहुत दिल चाहता था कि वो मुझे अच्छा सा पढ़ाएं लिखाएं। मैं पढ़ाई में अच्छी थी मगर मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता तो मैं क्या करती। सारा दिन कॉलेज में होती थी। कॉलेज से आने के बाद रात गए तक घर के कामकाज करती रहती थी और रात को फिर जब थकार कर बिस्तर पर सो जाती थी और तब मेरा पढ़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। इसी तरह से बीए तक मैं पहुंच चुकी थी और बीए में थी जब मेरे लिए असद अली का रिश्ता आ गया और अब्बू ने छानबीन के बाद मेरी यहाँ पर शादी कर दी थी। मैं समझती थी कि शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाएगी, यहाँ सुकून ही सुकून होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरा शौहर मेरी हर बात मानेगा, मेरे साथ मोहब्बत करेगा। मगर शादी के बाद तो जैसे मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। शौहर हर बात पर अमल करता था, कहा मानता था, ख्याल रखता था और हर बात समझता था, मगर मेरी नहीं, सिर्फ अपनी माँ की और बहन की। इसके लिए अपनी माँ की कही हुई बात को हुक्म का दर्जा रखती थी और वो उनके लिए जान देने की हद तक उनसे मोहब्बत करता था। मुझे उसकी अपनी माँ और बहन से मोहब्बत पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर मैं उसकी बीवी थी, मेरा भी उस पर हक था, उससे मेरा भी ख्याल रखना चाहिए था। 2 साल तो इसी तरह से ही गुजर चुके थे। नंद और सास का रवैया अजीब तरीन था। कभी कभी तो वो बहुत ही हितकमीज़ अंदाज में मेरे साथ पेश आती थी। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती थी, मगर मैं क्या कर सकती थी। मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। मैं इस उम्र में अपने बाप को रुस्वा और परेशान नहीं कर सकती थी। अगर वहाँ पर चली जाती तो वहाँ तो सिर्फ मेरी सौतेली माँ ही मुझे ताने दे दे कर मार देती, मेरा जीना मुहाल कर देती। नंद जब भी मेरे घर में आती थी तो मेरा काम बढ़ जाता था। मुझे उसके साथ साथ उसके बच्चों के भी काम करने पड़ते थे। मगर अब जब से मैं खुद माँ बन गई थी, एक बेटा हो गया था, उसने मेरे पाँव मजबूत कर दिए थे और मेरे शौहर के दिल में भी मेरी मोहब्बत और कदर बढ़ा दी थी।
और मेरे शौहर मुझे अहमियत भी देते थे, मेरा ख्याल भी रखते थे और मेरी बात भी मानते थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मुझे उससे बढ़कर और क्या चाहिए था। सास और ननद का रवैया अभी भी वैसा ही था, अजीबोगरीब, मगर मैं अब उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी। अब जब भी नन मेरे घर में आती थी तो अक्सर यहाँ पर रात को रुक जाया करती थी। और एक बार रात को जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, वो रो रहा था, मेरी सास ने मुझे कहा कि जल्दी से रोटी बना लो, मेरी बेटी को भूख लगी हुई है। इस वक्त मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उसको उठाकर फिर रही थी। अभी मैं कुछ बोलने ही लगी थी कि मेरे शौहर मुझसे पहले बोल पड़े कि ये सुभान को संभाल रही है, इसकी तबीयत ख़राब है, आज रोटी आप बना लें या फिर सबा बना लें, अपने घर में भी तो ये काम करती ही है। मेरे शौहर का इतना कहना ही गज़ब हो गया। वो बोली, हाँ तुम्हें अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा परवाह है। बहन घर में मेहमान आई हुई है और उससे काम करवाने के बारे में तुम सोच रहे हो। मेरी सास ने घर में वो हंगामा किया कि सारे मोहल्ले वाले ने आवाज़ सुनी और फिर मेरे शौहर घर से बाहर चले गए। अब मेरी सास और नंद की तोपों का रुख मेरी जानिब हो गया कि मैं जादूगरनी हूँ, मैंने उनके बेटे को उनके खिलाफ कर दिया है, उनसे छीन लिया है। अब ये सब कुछ मुझे सुना ही रही थी कि इतने में मेरे शौहर बाहर से रोटियां लेकर आए और उन्होंने मुझे कहा कि सुभान को मुझे दे दो और खाना लगा दो। आज मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया था। मुझे अपनी सास की कोई भी बात बुरी नहीं लग रही थी। मेरे लिए यही बहुत था कि मेरे शौहर को मेरा एहसास हो गया था। कुछ दिन तो खैरियत से गुजर गए। अब सुभान चलने लगा था। इन दिनों फिर मेरी नंद आई और मुझे उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो फिर से हमल से है और मुझे उसके शौहर पर हैरत हो रही थी कि वो कैसा इंसान है जो अपनी औलाद को चंद पैसों के लिए कैसे बेच सकता है। आज मेरी नंद के साथ उसका शौहर भी आया हुआ था और रात को वो मेरे शौहर के साथ बातें कर रहा था। दोनों अंदर कमरे में बैठे हुए थे। जब मैं वहाँ पर जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे रोक दिया। कहने लगी कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे होंगे, तुम्हारा वहाँ क्या काम है, इधर आकर बैठो हमारे पास। और इनकी बात पर मैं हैरान होते हुए उनके पास बैठ गई। मैं अक्सर ये बात नोट कर चुकी थी कि वो मेरा अपनी बेटी के ससुराल वालों के पास बैठना पसंद नहीं करती थी। जब भी मेरी नंद की सास या नंद पर या ससुराल में से कोई भी आता तो मेरी सास की यही कोशिश होती थी कि मैं वहाँ से उठ जाऊँ। वो मुझे कभी भी अकेले में उनके साथ बैठने नहीं देती थी और कभी भी उनके साथ ज़्यादा बातचीत करने नहीं देती थी। लोगों का मुझसे अक्सर ये शिकवा होता था कि मैं लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं करती। तब मेरी सास कहती थी, मेरी बहू बहुत ही ज़्यादा कमगो है, ये किसी के साथ भी ज़्यादा घुलती मिलती नहीं, इसकी आदत ही ऐसी है। मेरे नंद का शौहर दुबई में होता था और कभी 6 महीने बाद, कभी साल में पाकिस्तान चक्कर लगाता रहता था। इसका क़याम किसी 1 महीने का तो कभी इससे भी कम दिनों का होता था। इन लोगों का अपना बिजनेस था। इसका एक भाई पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा था। मेरे नंदोई ने इस बिजनेस की ब्रांच दुबई में खोली हुई थी। घर के हालात बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और इन लोगों का बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो इसीलिए मैं अक्सर ये सोचती थी कि न जाने मेरी नंद ऐसा क्यों करती है। कोई भी औरत अपना बच्चा किसी दूसरे को कैसे दे सकती है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए, जबकि उसे पैसों की कमी भी नहीं थी। शौहर का इतना अच्छा कारोबार चल रहा था और मैं ये सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि ये ऐसा क्यों करती है और ये इतनी जल्दी माँ कैसे बन जाती है। कोई भी औरत 5 महीने के बाद कैसे माँ बन सकती है। ये कैसा राज था जिससे मैं पर्दा उठाने को बेकरार थी। उस दिन मैं घर में अकेली थी। मेरी सास और नंद बाजार में गई हुई थी। इतने में मेरी नंद की सास आ गई और अपनी बहू के बारे में पूछने लगी। मैंने अपनी नंद को कॉल करके कहा कि आपकी सास आई हुई हैं, इनके ख़ानदान में कोई फोतगी हो गई है, वो आपको बुला रही हैं। मेरी बात सुन के मेरी नंद बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि उड़ के घर पहुंच जाए। मैं उसकी सास की बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुई। उन्होंने बातों बातों में बताया कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और सब करम नवाजी उनकी बहू के आने के बाद हुई है। इससे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसकी वजह से ही हमारे हालात बदले। हमारे घर में रुपए पैसे की रेल पेल होने लगी। मैं भी उनसे मज़ीद कुछ पूछने ही लगी थी कि जब दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई, जैसे कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में हो। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी नंद और सास मेरे सामने खड़ी थी। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे मंजर से हटा देती। मेरी सास ने मुझे कहा कि जल्दी से खाला के लिए चाय बनाओ, पता नहीं तुमने चाय भी पिलाई है कि नहीं। वो कहने लगी कि इससे मैंने खुद ही मना कर दिया। अभी मैं सबा को लेने आई हूँ, हमारे ख़ानदान में फोतगी हो गई है और सबा को मेरे साथ चलना होगा। तब मैंने कहा कि इस हालत में सबा को फोतगी वाले घर लेकर जाना मुनासिब होगा। तो वह हैरान होकर मुझे देखने लगी कि कौन सी हालत, सबा को क्या हुआ है। मेरी सास ने मुझे गुस्से से देखा और वहाँ से हटा दिया। मुझे कहने लगी कि जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ले आओ, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। और मैं अपनी सास के रवैये पर हैरान रह गई कि इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी जो मुझ पर एकदम से भड़क उठी। खैर, मैंने चाय बनाकर अपनी सास को दी और फिर मैं सुभान के साथ मसरूफ़ हो गई थी। कुछ दिन के बाद मेरी नंद फिर से वापस आ गई थी और अब की बार भी उनके चारों बच्चे उसके साथ थे जो घर में उदम मचाए रखते थे। इस वजह से तो सुभान भी सो नहीं सकता था। उनके शोर की वजह से वो भी जाग पड़ता था
और फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। इस दिन मैं किचन में मसरूफ़ थी जब अपनी नंद और सास की बात सुन के चौंक पड़ी। मेरी नंद मेरे बारे में कह रही थी, ये बहुत सवाल पूछने लगी है, कहीं ऐसा न हो कि इससे हम लोगों पर शक हो जाए और ये हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। मेरी सास ने उसे तसल्ली दी और कहा कि इसकी अभी इतनी जरूरत नहीं हुई कि मेरे खिलाफ जा सके, और तुम फिक्र नहीं करो, इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये बहुत ही बेवकूफ़ है, इसको बातों में लगाना और टालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पहले भी कितनी बार इसको हम लोगों ने टाल दिया था, अब की बार भी इसे किसी किस्म का कोई शक नहीं होने देंगे। या तो मैं इसे मेके में भेज दूंगी या फिर इसे नींद की गोलियां दे दूंगी। मैं हैरत से इनके सारे मंसूबे को सुन रही थी और मैं सोच रही थी, न जाने ऐसी कौन सी बात है जो छुपाई जा रही है, जिसकी पर्दापोशी की जा रही है। इस बात को जानना तो बहुत ही ज़रूरी हो गया था। पहले तो मैंने सोचा कि अपने शौहर से इन तमाम बातों का जिक्र कर दूं, मगर फिर भी वो इनकी माँ है और बहन थी। बेशक वो मुझसे भी मोहब्बत करने लगे थे, पहले की निस्बत मेरा ख्याल रखने लगे थे, मेरी बात भी समझने लगे थे, मगर फिर भी ये उनकी माँ और बहन थी। वो इनके खिलाफ क्यों कर सुन सकते थे, इनके खिलाफ कैसे जा सकते थे। अब ये भी हो सकता था कि मैं इनको माँ और बहन के बारे में कोई बात कहती तो वो उल्टा मुझसे बदजन हो जाते। पहले भी कितनी मुश्किल से वो मेरे साथ ठीक हुए थे। मैंने दोबारा से खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। मुझे जो भी करना होगा मैं खुद करूँगी। और फिर मैंने अपनी नंद पर नज़र रखनी शुरू कर दी। इसकी हालत मुझे चौंका रही थी। वो कहीं से भी हामला नज़र नहीं आती थी, तो फिर ये क्या चक्कर था। अगर वो हामला नहीं थी तो वो हामला होने का ड्रामा क्यों करती थी, और फिर वो बच्चे को बेचकर पैसे कैसे हासिल करती थी। ऊपर से मेरी नंद की सास का कहना था कि उनके घर के हालात सबा की वजह से बदले हैं, उसकी मेहनत की वजह से। तो ये कौन सी मेहनत कर रही थी? क्या इसकी सास को पता नहीं था कि ये अपने बच्चे को बेचकर पैसे हासिल करती थी? मतलब कि ये बात उन लोगों से छुपा रही थी। कौन सा खेल खेला जा रहा था जिससे सबको पोशीदा रखा गया था? शौहर भी इस सिलसिले में कुछ भी नहीं जानते थे और मैं शर्म के मारे उनसे इस किस्म की कोई बात भी नहीं कर सकती थी। अक्सर शाम को मेरी नंद सिलाई मशीन रखकर बैठ जाती थी और फिर रात को वहां से मशीन मेरी सास उठा दिया करती थी। ये क्या तरीका था? क्या मेरी नंद ये जाहिर करना चाहती थी कि वो कपड़े सिलाई करती है कि मैं जानती हूँ कि वो तो पूरा दिन सिलाई मशीन को हाथ नहीं लगाती थी? इसका मतलब था कि वो मेरे शौहर को और सबको ये दिखाना चाहती थी कि वो कपड़े सिलाई करती है, मगर इसका इसमें क्या मकसद था? उसे क्या फ़ायदा हासिल होना था? अक्सर मोहल्ले की औरतें कपड़े सिलाई करने के लिए दे जाती थीं और फिर चंद दिनों के बाद सिलाई हुए कपड़े इन लोगों को वापस कर दिया करती थी, और मैं ये सोच सोच कर पागल हो जाती थी कि वो ये सिलाई करती कब है। हर रोज़ वो माँ बेटी कहीं ना कहीं चली जाती थी और कई कई घंटों के बाद वापस आती थी। आते जाते इनके हाथ में बड़े बड़े शॉपर होते थे और वो आते ही अपने कमरे में गायब हो जाती थी। इन दिनों मेरे शौहर अक्सर परेशान रहने लगे थे। मैं जब उनसे परेशानी की वजह पूछती तो वो टाल देते थे और मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करते थे। जब काफ़ी दिन तक उनकी यही रूटीन रही तो फिर एक दिन इसरार किया कि खुदा के लिए मुझे बताएं आपको क्या परेशानी है, वरना मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। मुझे अपना नहीं समझते जो मुझे अपनी परेशानी नहीं बताते। उन्होंने मुझे कहा कि इनका कारोबार ठीक नहीं जा रहा है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मुझे कहने लगे कि देखो मेरी बहन कितनी मेहनत करती है, वो घर बैठकर अपने शौहर की कितनी मदद कर रही है, तो तुम भी ये काम शुरू कर दो, तुम भी सिलाई किया करो और इससे मेरी भी मदद हो जाया करेगी। मैं उनसे अभी ये कहने ही लगी थी कि मैंने तो कभी भी सबा को सिलाई करते हुए नहीं देखा। इतने में मेरी सास भी कमरे में आ गई और कहने लगी, मेरा बेटा क्यों परेशान है? मैं इतने दिनों से ये बात नोट कर रही हूँ, कहीं पैसों की ज़रूरत है? ये कहने लगे, जी अम्मी मेरा कारोबार में नुकसान हो रहा है, इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो मेरी सास ने एक फूला हुआ लिफाफा मेरे हवाले किया, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे थे। मेरे शौहर ये सारे पैसे देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, आपके पास ये इतने सारे पैसे कैसे आए? मेरी सास मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि तुम मुझे जो पैसे देते रहे हो मैं खर्चे में से संभाल कर रखती थी, और देखो आज ये तुम्हारे काम आ गए। वो बहुत ही ज़्यादा अपनी अम्मी के शुक्रगुजार हो गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि देखो मेरी अम्मी कितनी समझदार हैं, तुम भी इनसे कुछ सीखो। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं भी सबा को कहूँगी कि मुझे भी सिलाई सिखा दो। अगले दिन लोगों की मशकूक बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। सबा कह रही थी कि हमें सुबह ही इस काम के लिए निकलना होगा, मगर इसका क्या किया जाए? इशारा मेरी जानिब था। सास ने कहा, करना क्या है, इन दोनों को नींद की गोली दे देंगे और जब तक हम लोग वापस आएंगे तब तक ये दोनों बेखबर सोते रहेंगे, इन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर उस दिन मेरी सास ने कहा कि चाय बनाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। इस वक्त मैं सुबहान का फीडर बना रही थी। चाय बना चुकी तो मेरी सास ने कहा कि मेरे कमरे से ज़रा ऐनक लेकर आओ। इनके कमरे में जाने लगी तो मैंने झांक कर देखा तो वो एक कप में नींद की गोलियां मिला रही थीं।
चाय मैंने सिर्फ अपने और अपनी सास के लिए ही बनाई थी। मेरी नंद चाय नहीं पीती थी। मैंने उस कप को ज़हन नशीन कर लिया, अपनी सास को वही कप दिया और दूसरा खुद ले लिया। फिर वही हुआ जिसका मुझे अंदाज़ा था। मेरे साथ चाय पीते ही वो सो गई थी और वो इस वक्त अपने कमरे में थी। मैंने जल्दी से अपनी सास के कपड़े निकाले और इनके कपड़े पहनकर इनके अंदाज में ही दुपट्टे से बुक्कल मारकर बाहर आ गई। सुभान को मैं सुला चुकी थी और इसने 3 घंटे से पहले नहीं जागना था। इसकी तरफ से इत्मीनान करके मैं अपनी नंद की तरफ आ गई। नंद को देखकर हैरान रह गई। उसकी तो डिलीवरी होने वाली थी और कमरे में तो दाई को बुलाया गया था। फिर ये क्या था? उसने बुर्का पहना हुआ था, तो ये सब क्या था और वो कहाँ जाने वाली थी? वो कहने लगी, अम्मी जल्दी करें, बातों का टाइम नहीं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। मैं भी कोई बात करके उसे खबरदार नहीं करना चाहती थी। मैं इसको यही एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं इसकी माँ ही हूँ। हम लोग कच्ची बस्ती की तरफ आ गए। यहाँ पर कच्ची बस्ती थी और यहाँ पर मांगने वाले ही रहते थे। फिर वो एक झोंपड़ी में दाखिल हुई और वहाँ से एक औरत को अपने साथ लेकर आगे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वो एक और झोंपड़ी में दाखिल हुई। यहाँ पर एक लड़की की डिलीवरी होने वाली थी। मेरी नंद फ़ोन पर किसी के साथ बात कर रही थी, कह रही थी, बस आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएं, आपका काम अभी हो जाएगा। फिर इस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। मेरी नंद ने उससे वो बच्चा ले लिया और वो लड़की रोने लगी। मेरी नंद ने उससे कुछ पैसे दिए और फिर वो बच्चा उठाकर बाहर निकल गई। मैं ये सारी कार्रवाई देख रही थी। मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चल दी। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। मैं वहाँ पर एक औरत और एक मर्द था। मेरी नंद ने वो बच्चा इस औरत के हवाले किया और उससे एक बहुत फूला हुआ लिफाफा लिया, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मेरी नंद बहुत ही ज़्यादा पुरजोश लग रही थी। फिर वो मेरी तरफ आई और कहने लगी कि क्या ख्याल है, अभी और पैसे इकट्ठे ना कर लिए जाए। मैं जो इस सारी कार्रवाई को हक्की बक्की होकर देख रही थी, मैं तो कुछ कहने की पोजीशन में भी नहीं थी। मैं अब देखना चाहती थी कि वो मज़ीद कौन से तरीके से पैसे कमाती हैं। उसने फिर मेरी बात के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया और जल्दी से अपना बुर्का उतारने लगी। अब वो अपने बैग से मेकअप निकाल रही थी और वो मेकअप करने लगी। उसने अपनी आंखों के गिर्द गहरे हल्के बना दिए और अपना रंग भी गहरा सांवला कर दिया और अपने बाल बिखेरने के बाद वो बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही थी। फिर वो हंसकर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि लग रही हूँ ना बकारन, आज मैंने अपना आप बिल्कुल मुख्तलिफ बना लिया है। हाँ वाकई तुमने अपना आप बिल्कुल मुख्तलिफ हुलिया बना लिया है। तुम्हें तो मैं भी नहीं पहचान पा रहा। इस आवाज़ पर वो ठटक कर रह गई और उसने मुड़कर पीछे देखा तो अपने भाई को खड़े देखकर वो शर्म से पानी पानी हो गई और अब मैं भी अपना नकाब उलट चुकी थी। उसने मुझे देखा तो उसे सारा खेल समझ में आ गया। मैं जब झोंपड़ी में आई थी तो मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। मैंने फिर अपने शौहर को कॉल करके वहाँ पर बुलवा लिया। मैं चाहती थी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मेरे शौहर अपनी आंखों से देख लें, और उन्होंने सब कुछ देख लिया था। वरना अगर मैं अपनी ज़ुबान से बताती तो वो मेरा कभी भी यकीन नहीं करते। अपनी आंखों से देखने के बाद उन्हें यकीन करना ही पड़ा था, मगर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उनकी आंखों ने देखा है वो सच है या झूठ। घर आने के बाद सबा हम दोनों के सामने बैठी थी। इतनी देर में मेरी सास की भी आंख लगी थी। उन्हें भी समझ आ गई थी कि उनका सारा खेल खुल चुका है। इनके बेटे को सारी हकीकत मालूम हो गई है। इतने सालों से वो इतनी सफाई से ये खेल खेल रही थी, मगर आज इस खेल का अंत हो गया था। असद ने कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? फिर वो अपनी अम्मी से मुखातिब हुए, अम्मी आपने भी इसको नहीं रोका, आप भी इसके साथ शरीक हो गई। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी, सर झुकाकर बैठी थी। वो क्या कहती? मेरी नन ने कहा कि जब मैं शादी होकर अपने घर में गई तो वो बहुत ही गरीब लोग थे और कभी कभी घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। मैं और ज़्यादा फाके बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अम्मी के साथ मिलकर ये काम करने का फैसला किया। पहले तो अम्मी ने मुझे मना किया, मगर जब हमारे हाथ में पैसे आने लगे तो हम दोनों को ही इस काम में मज़ा आने लगा। पहले हम दोनों सिर्फ हुलिया बदल कर भीख मांगते थे। हमने ये कारोबार करने का सोचा। जो भी गरीब लड़की अपने बच्चे को पाल नहीं सकती थी, हम उससे इस बच्चे को खरीद कर आगे एक अस्पताल में बेच दिया करते थे और उसके हमें मुँह मांगी रकम मिलती थी। इस बच्चे को अमीर लोग ले जाया करते थे जिनकी औलाद नहीं होती थी। यूँ वो बच्चा महफूज हाथों में चला जाता था। मैंने सबको यही कहा हुआ था कि मैं अम्मी के घर में रहकर सिलाई का काम करती हूँ, मैं अपनी मेहनत से पैसे कमा रही हूँ। सब ये समझते थे कि मैं ये सारे पैसे सिलाई से ही हासिल कर रही हूँ, मगर हकीकत में ये कपड़े एक लड़की को कमीशन पर सिलाई करने के लिए देती थी और लोग ये समझते थे कि मैं खुद ही सिलाई करती हूँ। मेरे शौहर इन दोनों को गुस्से से देख रहे थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग इस तरह से भी करेंगे, पैसे के लिए इतने अंधे हो जाएंगे। भीख मांगना कितना बड़ा जुर्म है, कितना सख्त गुनाह है। मेहनत करने की बजाय किसी के आगे हाथ फैलाना। माँ, आपने तो हमें कभी ये सब कुछ करना नहीं सिखाया था। आपने तो हमेशा हमें मेहनत का दर्स दिया था, फिर ऐसा क्यों? मेरी सास और नंद दोनों बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुके थे। उन्होंने वादा किया था कि आज के बाद वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मेरी नंद को तो ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके थे। अगर उसे इस कमाई का चस्का पड़ चुका था
मगर अब जब उसे सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा तो उसने वादा किया कि वो ये सारा काम छोड़ देगी, अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। इसके बाद इन दोनों ने वाकई ही ये काम छोड़ दिया था और घर पर रहना शुरू कर दिया। अब मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा हो चुका था और अपने घर का माहौल बेहतर होने पर मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।